वेलकम बैक टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 1 सितंबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझरिया हैज क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट फॉर इंडिया एट द पैरालंपिक्स 2020 एंड हियर द ऑप्शंस आर जैवलिन थ्रो, शूटिंग, लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो। So here the correct answer is option A, javelin throw में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में इंडियाज ग्रेटेस्ट पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया won the silver medal in the men's javelin throw F46 final event on 30th August 2021। तो याद रखिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया था टोक्यो पैरालंपिक्स में, राइट। बढ़ेंगे आगे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18 to 70 years, राइट। यहाँ पर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA है, इसने रिसेंटली अभी एंट्री एज को इंक्रीज कर दिया है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 65 से 70 इयर्स कर दिया। यानी पहले जो क्राइटेरिया था वो 18 से 65 साल हुआ करता था और अब 18 से 70 साल ये क्राइटेरिया कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, आप जो चीजें करंट में होती हैं उनसे बेसिक भी या स्टैटिक जीके भी पूछ लिया जाता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम स्टार्ट की थी जनवरी 2004 से, and it is accepted for armed forces, right? NPS is being implemented and regulated by PFRDA। अभी हमने बात किया था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे रेगुलेट और इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट भी बनाया गया PFRDA के द्वारा, जिसमें सभी एसेट्स और ओनर रजिस्टर किए जाते हैं जो कि NPS से जुड़े हुए हैं। NPS बेसिकली 2 टायर्स में काम करता है। टायर 1 अकाउंट में हम बात करें तो इट इज नॉन विड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट इनटू व्हिच द एक्यूमुलेशंस आर डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टेड एज पर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। जबकि टियर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी विड्रॉएबल अकाउंट है विच इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एन एक्टिव टियर 1 अकाउंट। तो अगर टियर 1 आपका एक्टिव है तो आप टियर 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरी विड्रॉएबल अकाउंट है, आप चाहे तो इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, चाहे तो नहीं निकालें। लेकिन टियर 1 नॉन विड्रॉएबल है, यानी कि जब आपकी ये पूरी स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको इसमें से पैसा मिलेगा। Withdrawals are permitted from this account as per the needs of the subscriber as and when claimed। तो टायर 2 अकाउंट में जब भी जरूरत हो तब पैसा निकाला जा सकता है। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, यानी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एलिजिबल है। मई 2009 से एनी इंडिविजुअल और सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, जो कि 18 से अब हमारी यहाँ पर एज बढ़ गई 18 से 70 इयर्स तक के बीच के जितने भी लोग होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO कार्ड होल्डर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ NPS अकाउंट, राइट। तो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट कोई ऐसा आता है कि OCI या PIO भी एलिजिबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसे 2015 में रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था और ये पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर लेकिन एक रेशो दिया गया है मेल और फीमेल के बीच में 57:43, यानी 57% मेल इस योजना में रजिस्टर हो सकते हैं और 43% फीमेल्स के लिए ये रजिस्टर्ड है, राइट। तो हाउएवर इसमें से सिर्फ 5% एलिजिबल पॉपुलेशन ही कवर की गई है अटल पेंशन योजना में अभी तक की डेट में। इसे कौन एडमिनिस्टर करता है? इसे भी PFRDA ही एडमिनिस्टर करता है, जो कि हमने पहले बात की थी, राइट। तो बेसिकली NPS सिस्टम के थ्रू ही एडमिनिस्टर्ड की जा रही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है?
देखिए अभी हमने बात किया जो एनपीएस है उसमें 18 से 70 इयर्स तक की एज एलिजिबल है, लेकिन अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक के सिटीजन ही एलिजिबल होते हैं। कंट्रीब्यूशन लेवल जो है मतलब कि आप पेंशन योजना में आप पहले कुछ क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, पर मंथ आप कुछ उसमें सेव करोगे अमाउंट, फिर वही अमाउंट आपको पेंशन के रूप में आपके 40 इयर्स की एज के बाद वापस मिलने लगेगा। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन का लेवल है वो वेरी करता है, जैसे कि अगर आप 18 इयर्स की एज से स्टार्ट कर रहे हो कंट्रीब्यूट करना तो आपको कम कंट्रीब्यूशन करना होगा, लेकिन अगर आपकी एज ऑलरेडी 30 प्लस हो गई है, 35 हो गई है, तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी आपको 40 इयर्स के बाद एक फिक्स लेवल ऑफ पेंशन मिल सकती है, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है, मिनिमम गारंटीड पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी 1000 रुपए से 5000 रुपए तक, बेस्ड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया था 60 साल की उम्र होने के बाद। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा, 18 टू 40 इयर्स तक कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन 41 इयर्स से ही आपको नहीं मिलेगी पेंशन, आपको 20 इयर्स का वेट भी करना होगा। 60 इयर्स की एज जब आप अटेन कर लेंगे फिर आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, राइट और ये जो अमाउंट होगा पेंशन का वो लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड को मिल सकता है, और अगर दोनों की ही डेथ होती है तो उस केस में फिर जो नॉमिनी आपने सिलेक्ट किया होगा उनको ये पेंशन का अमाउंट वापस मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो एरियाज जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। एरियाज का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, राइट। अब इसमें क्या है कि ये एज अ सोसाइटी फॉर्म हुआ था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। स्टेट नोडल एनर्जीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इससे इंटरैक्ट करती है और आपस में लर्न करती है अपने अपने एक्सपीरियंसेस को इस एसोसिएशन के थ्रू। यानी ये जो एसोसिएशन है बेसिकली स्टेट्स के एनर्जी रिसोर्सेज या नोडल एनर्जीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन सभी का एसोसिएशन है, ताकि आपस में वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, टेक्नोलॉजी शेयर कर सके और आगे के लिए बेहतर प्लान बना सके। नोडल एजेंसी कौन है, एमएनआर यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, सेंट्रल लेवल पे। ये जो एरियाज है ये रिसेंटली अभी इसका 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, दैट्स व्हाई ये अभी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी लखेरा हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इन विच इवेंट, तो अवनी लखेरा ने शूटिंग में भारत के लिए पहला पैरालंपिक फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, राइट। तो ये शूटर है, याद रखना है हमें। इन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 30 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिपिंग मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ न्यू स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज इन विच स्टेट, तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने असम में एक स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज स्टैब्लिश करने की बात कही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, राइट। तो बेसिकली गुवाहाटी असम में इसे बनाया जाएगा इस इंस्टीट्यूट को, जिसका नाम है स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज, और ये किसके अंडर में काम करेगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, चेन्नई में। एक MOU साइन किया गया था पहले इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में इस नए शिप रिपेयर फैसिलिटी गुवाहाटी में बनाने के लिए, और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना था IIT मद्रास के द्वारा। ये कंप्लीट होने की संभावना है 2023 तक, एंड दिस फैसिलिटी इज नोन एज स्लिप वे, जो कि बनाई जा रही है अभी लैंड पर 3.67 एकर्स एरिया में गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। आइए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोन पे हैज रिसेंटली रिसीव्ड व्हिच ऑफ दीज लाइसेंस फ्रॉम एडाई टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डायरेक्ट बुकिंग लाइसेंस मिल गया है फोन पे को एडाई के द्वारा। एडाई क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एडाई ने फोन पे को एक लाइसेंस दे दिया जिसका नाम है डायरेक्ट बुकिंग लाइसेंस। अब फोन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पेड माई राइट project, an initiative of NABARD, has launched recently in which state,
त्रिपुरा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माय पेट माय राइट, ताकि विमेन के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हाइजीन को मेंटेन रखने में ये मदद हो सके, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे अवेयरनेस काफी कम होती है, उन एरियाज में भी बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, बेटर हाइजीन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। आपको याद रखना है इसके तहत एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी, रॉ मटेरियल 2 मंथ्स का एडवांस में ही दिया जाएगा, वेजेस 50 डेज के प्रोवाइड किए जाएंगे और पैकेजिंग मटेरियल एसेसरीज के साथ, और साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी 3 फेजेस में, ताकि लोअर लेवल पर भी, रूरल लेवल पर भी कम रेंज में सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इससे लोगों को काम भी मिलेगा, अवेयरनेस भी आएगी और साथ ही साथ में अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बैंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन यानी HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे चुना गया है? रजनीश कुमार जो कि फॉर्मर SBI चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है HSBC एशिया बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टुअर्ट बिनी जो कि रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से, वो किस कंट्री के खिलाड़ी हैं? तो ये इंडिया के ही खिलाड़ी हैं, स्टुअर्ट बिनी। आपको याद रखना है, इंडिया ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 30th August। Next question, which state will implement a new 10-year climate action plan by year end? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि हम एक नया 10-year एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए इस साल के अंत तक लॉन्च करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पर 2009 में प्रिपेयर किया था और रिक्वेस्ट किया था सभी स्टेट से कि आप अपने अपने स्टेट्स के द्वारा एक क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार कीजिए। तो दिल्ली जो है वो लास्ट स्टेट था जो कि 2019 में उसने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट किया, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में ये बात कही थी और सारे स्टेट्स को धीरे धीरे अपना अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना था। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल देखा जाता है, तो उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी पास्ट फ्यू इयर्स में दिल्ली में देखे गए हैं। जैसे कि वहां पर कंटिन्यूअसली हीट वेव और कोल्ड वेव के कई सारे फेजेस देखे गए। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 1944 में था यहाँ पर 47.2 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर -0.6 डिग्री जनवरी 13, 1935 में देखा गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी गई हैं, काफी रिपीटेड यहाँ पर हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स नजर आती दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिटेड? तो वेस्ट नाइल वायरस जो है वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। वेस्ट नाइल के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो अफ्रीका से हुआ होगा, क्योंकि नाइल रिवर अफ्रीका में फ्लो करती है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। अब ये जो वायरस है वेस्ट नाइल वायरस, ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा है और ये जो ट्रांसमिट कर रहा है ये मच्छरों से ह्यूमन में, साथ ही साथ बर्ड्स और एनिमल्स में भी ट्रांसमिट होने लगा है, राइट। तो याद रखिएगा वेस्ट नाइल वायरस ये मॉस्किटो से होने वाला डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, को एजुकेशन हैज बीन बैंड इन विच नेशन? आप सभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्जा किया है तब से काफी सारे नए नए ऑर्डर्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, काफी चेंजेस वहां पर हो रहे हैं। तो तालिबान ने कहा कि हम अपने देश में को एजुकेशन को बैन करते हैं, यानी कि अब यहाँ पर मेल टीचर्स या मेन गर्ल्स को पढ़ा नहीं सकते हैं और साथ में मेल और फीमेल एक साथ पढ़ भी नहीं सकते हैं, पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो ये जो को एजुकेशन है बैन कर दिया तालिबान ने अफगानिस्तान में, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये अश्योरिटी दी थी कि हम विमेन राइट को रिस्पेक्ट करेंगे कंट्री में, और कुछ ही दिनों बाद इस तरीके का बयान वहां से आता है, इस तरीके से रूल बना दिया जाता है। खैर, वहां के अभी जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है तालिबान के वो है शेख अब्दुल बाकी हक्कानी। तो याद रखिएगा ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है।
So guys, this is all for today. Thank you so much and stay connected with Edge